नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 4 जून को क्या होगा? पूरे देश में यह कहा जाता है कि इलेक्शन सबसे अच्छा पढ़ना आता है किसी को, तो वो है अमित शाह। जी हां, इलेक्शन समझाना और समझना दोनों अमित शाह को आता है। रिजल्ट से पहले रिजल्ट बताना यह भी अमित शाह को आता है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या कहता है, यह भी बीजेपी में सबसे ज्यादा अगर किसी एक नेता को पता होता है तो वो है अमित शाह। और आज अमित शाह से हमने सारे सवाल पूछ डाले। 4 जून को बंगाल में क्या होगा, यूपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा, राजस्थान में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा, तेलंगाना तमिलनाडु में क्या होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब, पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे सवाल। क्या सच में 400 आएगा या 300 भी पार नहीं हो पाएगा? इस रिपोर्ट में कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, इसमें अमित शाह का अपना आंकलन है। तो पहले इस रिपोर्ट को आप बहुत गौर से देखिए और फिर 4 जून का नतीजा समझिए। तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। क्या सच में 132 घंटे के बाद फिर एक बार मोदी की ही सरकार? 7,920 मिनटों के बाद मोदी 272 पार, 300 पार या 400 पार? 400 पार कराने का है। मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। कह रहे थे 400 पार, अब बोल रहे 400 पार, अब बोल रहे 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 से अधिक सीटें एनडीए की झोली में 100% आने वाली है। अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का। हम लोग 400 प्लस के साथ सरकार बनाने जाएंगे। इनको 400 सीट क्यों चाहिए? इनको 200 से भी कम सीट आ रही है बीजेपी को। 200 से भी कम सीट आ रही है बीजेपी को। मोदी का नारा 400 पार, विरोधियों का नारा 400 हार। 4 जून को किसकी नैया पार? चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले कौन सा नया नंबर आया है? ये नंबर देख कौन घबराया है? 7वें चरण में मोदी कितने स्ट्रांग हैं, कांग्रेस कितनी वीक है, ममता की क्या स्पीड है और क्या इसी राउंड में 400 पार का सीक्रेट है? मोदी की पार्टी सुपर कॉन्फिडेंट है। नतीजे से एक हफ्ते पहले ही योगी 400 सीटें जोड़ चुके हैं। अमित शाह कह रहे हैं जो इंडी वाले 100 पार नहीं कर सकते वो 400 पार का नारा नहीं समझ सकते। बीजेपी मोदी को 400 पार करा चुकी है। राहुल को 40, अखिलेश को 4 पर निपटा चुकी है। हम हमारी सीटों में बढ़ोतरी करेंगे और देश के बहुत बड़े हिस्से में मैं नरेंद्र मोदी की आंधी देख रहा हूं। आज चुनाव प्रचार का एक तरीके से अंतिम दिन है, इसीलिए मैं आपकी चैनल के सामने कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा आंधी है और 4 तारीख को सबको सरप्राइज होगा। 4 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी अब तक की सबसे बड़ी लीड के साथ काशी जीतने जा रहे हैं। और इस बीच मोदी ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। देश की सियासी दशा और दिशा बदलने वाले 3 सबसे बड़े संकेत दे दिए हैं। मोदी का पहला संकेत है 4 जून को बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। मोदी का दूसरा संकेत है 4 जून के बाद देश में राजनीतिक भूचाल आएगा। और मोदी का तीसरा संकेत है 4 जून के बाद इंडी गुट तितर बितर हो जाएगा, हर राज्य से बिखर जाएगा। बीजेपी की विजय कितनी प्रचंड होने जा रही है। 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार
बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं। वो भी देख रहे हैं कि देश किधर जा रहा है और ये पार्टियां किधर जा रही है। 4 जून के बाद क्या होगा 6 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन इस वक्त टक्कर कांटे की है। अखिलेश कह रहे हैं यूपी वाले अब की बार बीजेपी को धुआं धुआं कर देंगे। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 7वें चरण में बीजेपी का समापन होने जा रहा है। खड़गे कह रहे हैं मोदी को भी देख लूंगा, अमित शाह से भी निपट लूंगा। तेजस्वी कह रहे हैं इंडी की ही तगड़ी लहर है, बीजेपी की करारी हार तय है। तो राहुल खत्म टाटा बाय बाय हर रोज हर लोकेशन पर यही रिपीट कर रहे हैं। खुद भी कह रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं से भी यही टेक्स्ट पोस्ट करवा रहे हैं। राहुल जब अखिलेश तेजस्वी के साथ मंच साझा करते हैं तो भी यही दोहराते हैं, और जब पंजाब पहुंचते हैं तो वहां भी गुड बाय नरेंद्र मोदी वाला माहौल ही बनाते हैं। तो क्या मोदी सच में 4 जून को गुड बाय हो रहे हैं या फिर विरोधियों का टाटा बाय बाय होने वाला है? क्या मोदी का ऐसा तूफान आने वाला है कि आसानी से 400 पार होने वाला है? इन सारे सवालों का जवाब आखिरी राउंड की वोटिंग के बाद मिलेगा, जब एग्जिट पोल का डेटा आएगा। लेकिन कुछ सवालों का जवाब हम आपको आज दे सकते हैं। मोदी 400 के कितने करीब हैं? किस राज्य में कितनी सीटें जीत सकते हैं? यह जानने से पहले आपको आखिरी चरण के रण का नंबर गेम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के आंकड़ों से समझना होगा। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग है। 2014 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 43% के स्ट्राइक रेट से 25 और कांग्रेस ने 5% के स्ट्राइक रेट से 3 सीटें जीती थीं। 2019 में बीजेपी का ग्राफ एग्जैक्टली यही रहा। कांग्रेस 14% के स्ट्राइक रेट से 8 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। बीजेपी ने पिछली बार लास्ट राउंड की 57 में से जिन 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 28 सीटों पर 40% से ज्यादा और 12 सीटों पर 30 से 40% वोट शेयर हासिल किए। जबकि कांग्रेस ने 2019 में 57 में से जिन 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से सिर्फ 7 सीट पर वो 40% वोट शेयर हासिल कर पाई और 9 सीट पर 30 से 40% वोट शेयर बटोर पाई। 2019 में लास्ट राउंड की 18 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस का वोट शेयर 10% से भी कम था। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, लोग काम देखना चाहते। 2019 के डेटा को डिकोड करने से ये चीज तो क्लियर है कि लास्ट राउंड में भी राहुल का ग्राफ बढ़ने की उम्मीद कम है। समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं। यहां भी एज मोदी को ही है, इसीलिए बीजेपी के टॉप लीडरशिप 400 पार जाने को लेकर इस वक्त सुपर कॉन्फिडेंट दिख रही है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और भारत की जनता बहुत जागरूक है, वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगा
और जनता की ओर से आवाज़ आ रही है अब तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तो स्वाभाविक रूप से परम राम भक्त मोदी जी हैं, परम राष्ट्र भक्त मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, और उधर हम लोग जा चुके हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मोदी का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। मोदी की 400 पार वाली राह में कुछ अड़चनें भी हैं, और इसमें सबसे बड़ी अड़चन खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है। मंगलवार को मोदी और ममता दोनों कोलकाता की सड़कों पर थे, मगर बुधवार को ममता ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया, पैदल मार्च शुरू कर दिया है, कोलकाता का कोना कोना खंगाल लिया, और इसका आखिरी चरण से डायरेक्ट कनेक्शन है। लास्ट फेज में बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, मगर यहां पहले राउंड से ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है। बंगाल की 42 सीटों पर मोदी वर्सेस ममता की फाइट 24 के नतीजों का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पासा किस ओर पलटेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि बंगाल में क्या होगा। जब 2009 में टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में साथ लड़े तो 41% वोट शेयर के साथ 25 सीटें जीत गए। लेफ्ट फ्रंट 43% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीतने में कामयाब रहा। बीजेपी सिर्फ 6% वोट शेयर के साथ 1 सीट जीत पाई। 2014 में ममता ने अकेले बंगाल का मोर्चा संभाला तो 39% वोट शेयर के साथ 34 सीटों पर कब्जा कर लिया। लेफ्ट फ्रंट 30% वोट शेयर के साथ 2 सीट, कांग्रेस 10% वोट शेयर के साथ 4 सीट और बीजेपी 17% वोट शेयर के साथ 2 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2019 आते आते बंगाल की पूरी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की रह गई। कांग्रेस बिल्कुल नीचे खिसक गई, लेफ्ट फ्रंट गायब ही हो गया। 2019 में टीएमसी ने 43% वोट शेयर के साथ 22 सीटें और बीजेपी ने 18 सीटें जीती। कांग्रेस 6% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीट ला पाई। 2019 में बंगाल में बीजेपी की धमाकेदार परफॉर्मेंस से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ। नतीजा वोट बैंक पर दिखा। टीएमसी के 8% हिंदू वोटर्स बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गए। कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य के 28% हिंदू वोटर्स बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गए। 2019 से लेकर अब तक बंगाल की पूरी सियासी जमीन पलट चुकी है। मोदी ने यहां बड़ी लीड ले ली है और इसका असर 4 जून को आने वाले नतीजे पर भी दिखेगा। ये कैसे होगा, इसका डेटा एनालिसिस करने से पहले मोदी की यह बात सुनिए, आप समझ जाएंगे बंगाल का मूड क्या है। इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी पूरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। क्या ऐसी टीएमसी को आप सजा देंगे? आप टीएमसी को सजा देंगे? कड़े से कड़ी सजा देंगे? हर पोलिंग बूथ में उनका सफाया कर देंगे? बीजेपी के नेताओं की माने, खुद मोदी की माने तो 4 जून को मोदी का आना श्योर शॉट लग रहा है। मोदी 400 पार जा रहे हैं, बीजेपी के खेमे में यह तक दिख रहा है। मोदी तो 4 जून के बाद अगले 6 महीने का प्लान भी रेडी करके बैठे हैं। 4 जून के बाद कौन सा तूफान आएगा, इसकी भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए मोदी को सबसे पहले बंगाल का किला फतेह करना है, यानी दीदी को भी मात देनी है। यूपी, बिहार, उड़ीसा में भी बढ़त लेनी है।
सातवें चरण में 57 में से कुल 24 सीटें ऐसी हैं जो अलग अलग पार्टियों की स्ट्रांग होल्ड हैं। इनमें बीजेपी की 8 और टीएमसी की 8 स्ट्रांग होल्ड सीटें हैं। बीजेडी की 3, कांग्रेस की 2, शिरोमणि अकाली दल की 2 और जेडीयू की 1 स्ट्रांग होल्ड सीट है। आप सोचेंगे कि यहां पर स्ट्रांग होल्ड का मतलब क्या हुआ, तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सातवें फेज में 8 सीटों पर बीजेपी पूरी तरह सेफ है, क्योंकि उसने ये 8 सीट पिछले 3 चुनाव में जीती हैं। 14 सीट पर बीजेपी काफी हद तक सुरक्षित है। ये सीटें बीजेपी ने 2009 और 2019 तक 2 बार जीती हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 2009 से 2019 तक सिर्फ 1 बार जीत पाई है, जबकि 2 सीटों पर उसे पिछले 3 चुनावों में जीत नहीं मिली है। यानी आखिरी फेज की 57 में से 22 सीटें तो बीजेपी के पॉकेट में आ सकती हैं, मगर बाकी बची 35 सीटों के लिए उसे मेहनत करनी पड़ सकती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा मेहनत मोदी को बंगाल में करनी पड़ सकती है। अगर इस बार बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी से 5% वोट भी छीन लिया तो वो बंगाल से 31 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 10 सीटों पर अटक सकती है, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। बंगाल की ही तरह इस बार सबकी नजरें ओडिशा पर भी हैं। आखिरी राउंड में ओडिशा की 6 सीटों पर भी वोटिंग होनी है। मोदी ने यहां जबरदस्त मेहनत की है। बुधवार को मोदी की 3 रैलियां ओडिशा में ही हुई हैं। 2019 में ओडिशा की 21 में से 8 सीट जीतने वाली बीजेपी अब की बार 17 सीटें जीतने का दावा कर रही है। यानी इसके लिए 80% का स्ट्राइक रेट मोदी को मेंटेन करना होगा। रही बात बाकी सभी राज्यों की, तो गृहमंत्री ने एक-एक करके हर राज्य का एग्जिट पोल अपने अनुमान के आधार पर बता दिया है। बंगाल के कुछ बूथों पर चुनावी हिंसा के सामने आई, वहाँ की स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत कैंपेन किया वहाँ। टीएमसी ने चुनाव रैगिंग को अपना चुनाव जीतने का एक प्रमुख हथियार बनाया, और अब देश में एकमात्र राज्य ऐसा बचा है जहां पर चुनाव में हिंसा होती है, वो बंगाल। मैं मानता हूं वहां पर भी भाजपा सरकार बनने जा रही है और वहां पर भी हिंसा समाप्त होगी। इस बार के लोकसभा में बंगाल और उड़ीसा में कैसी सीटें देख रहे हैं साहब, पिछली बार की तुलना करें तो? देखिए, बंगाल में हम 24 से 30 के बीच में सीटें जीतेंगे। उड़ीसा में राज्य सरकार भी बनाएंगे और करीब करीब 15 से 17 के बीच में सीट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो सर आपका क्या आकलन है उन राज्यों में? तेलंगाना में भी हम 10 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे साथी चंद्रबाबू जी के साथ हम सरकार बनाएंगे, और तमिलनाडु, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथे पर अकाउंट ओपन कर एक अच्छी शुरुआत करेगी। बंगाल और ओडिशा में सीटें बढ़ाने के साथ साथ बीजेपी को उन सीटों को भी इंटैक्ट रखना है जो उसने 2019 में जीती थी, और पिछली बार विरोधियों से हारी सीटों में भी सेंध लगाकर जीत हासिल करनी है। तभी जाकर 400 पार का टारगेट पूरा हो पाएगा। इसीलिए आखिरी राउंड में बिहार की 8, झारखंड की 3, यूपी की 13 और पंजाब की 13 सीटों पर होने वाली लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई है। 2019 में आखिरी चरण की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप हुआ था, जहां जीत का मार्जिन 35% से ज्यादा था, और ये सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसमें नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी थी, जहां मोदी ने 45% से ज्यादा के मार्जिन से जीत हासिल की थी। 2019 में 6 सीटों पर काफी क्लोज कॉन्टेस्ट था, जिन पर 2% के कम मार्जिन से जीत मिली थी। इनमें से बिहार की जहानाबाद सीट जेडीयू ने 0.2% के मार्जिन से जीती थी। ओडिशा की बालासोर सीट से बीजेपी ने 1.1% के मार्जिन से जीत हासिल की थी। यूपी की चंदौली सीट 1.3% और बलिया सीट पर बीजेपी को 1.6% के मार्जिन से जीत मिली थी। अब की बार मोदी को इन सारी क्लोज कॉन्टेस्ट वाली सीटों को वन साइडेड बनाना है, और यूपी में इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। सीधा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष कह रहा है कि इस बार आपको 200 से पहले हम लोग नीचे ले आएंगे यूपी में। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं, देश में क्या स्थिति देख रहे हैं? जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर लड़ने के लिए जिनके प्रत्याशी नहीं मिले हैं, वे लोग 400 पार के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। पूरे देश की आवाज है, पूरा देश का संकल्प है, फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। सभी इंडी गठबंधन के दलों के हाल है। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी और कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ।
लेकिन देश में वो दोनों गठबंधन में है। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार में है, लेकिन एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ दोनों अलग अलग वहां लड़ रहे हैं। तो ये भानुमति का पिटारा है, ये लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। इनका मुखौटा जनता के सामने आया है, वास्तविक चरित्र जनता पहले ही जान चुकी है। 7वें चरण का डेटा तो हमने डिकोड कर लिया। अब 4 जून की ओवरऑल पिक्चर क्या होगी? मोदी 400 पार जाएंगे? क्या यह सच होगा, या फिर जो विरोधी कह रहे हैं कि मोदी 400 हार जाएंगे, यह सच होगा? इसका विश्लेषण गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया टीवी के कैमरे पर कर दिया है। एक एक सीट का पूरा हिसाब दे दिया है। ओवरऑल पिक्चर के लिहाज से समझे तो सबसे पहले बिहार और महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है आप लोगों की, वहाँ लोकसभा के हिसाब से कैसी स्थिति देख रहे हैं? देखिए, कमोबेश हमारी जो स्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे। हर चुनाव में 2-3 सीटों का ऊपर नीचे होता रहता है। बिहार में हम सैचुरेशन पर थे, महाराष्ट्र में भी सैचुरेशन, तो यही स्थिति लगभग बनी रही। महाराष्ट्र में इश्यूज इस बार क्या रहे थे, क्योंकि बहुत कुछ दावे किए जा रहे थे दोनों तरफ से ही? ये तो हर चुनाव में किए जाते हैं, मगर देश की जनता इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड बिहार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रही है। मैं नहीं मानता किसी भी साथी दल को इसके कारण नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा फायदा होगा। आंध्र प्रदेश से इस बार इंडिया को विशेष उम्मीद रहेगी सर? आंध्र प्रदेश हमारी सरकार बनेगी टीडीपी के साथ, और 17 से ज्यादा सांसद हम चुनकर आए। कर्नाटक में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और फ्रीबीज वहाँ पे इस्तेमाल किया गया बहुत, क्या कोई चुनौती लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उसमें? देखिए, 35 में से 3 वादों का निर्वहन हुआ है, 32 वादों के लिए जनता उगाही कर रही है। तो एक प्रकार से जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इतने कम समय के अंदर कांग्रेस ने जनरेट कर दी। पंजाब की बात करें तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो दोनों साथ नहीं लड़ रहे हैं, अकाली दल अलग, बीजेपी अलग, वहाँ की स्थिति कैसी देख रहे हैं? इसके अलावा भी कुछ मजबूत निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। 13 में से 7 सीटों पर पंचकोणीय मुकाबला है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, मगर भाजपा अब तक का अच्छा प्रदर्शन है। गुजरात में तो पूछने का भी कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से बात करें तो वहाँ कुछ सीटों के नुकसान की आशंका है क्या? जी, 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड से? झारखंड, उत्तराखंड दोनों इंटैक्ट रहेंगे। हरियाणा में हो सकता है 1-8 सीट कम हो, क्योंकि हम सभी की सभी जीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी बयानबाजियां कर रहे हैं, बार बार अपने लीगल मामले को चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब इतना घुमा फिरा कर आप पूछते, मैं इसकी समरी कह देता हूं। 16 राज्यों और यूटी में भारतीय जनता पार्टी 100% विजय प्राप्त करेगी, जहां